हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न डे। तो एक मिनट में पहले अपनी स्लाइड्स बड़ी कर लेता हूँ। फिर देखो, मैं पहले सोचा था कि आप लोगों को एक वीडियो में सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। सब कुछ का मतलब जो 7 चैप्टर हैं आपके, 7 के 7 पूरे चैप्टर आपको इसमें बता दिया जाए। फिर मैं सोचा कि इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि आपका भी मन नहीं करेगा कि आप देखो। आपका भी मन बिल्कुल नहीं करेगा कि आप देखो। ठीक है। तो इसलिए मैं इस पूरे लेक्चर को ये वन शॉट पहले था। जैसे हर्षित सर ने डाला, हर्षित सर ने एक वीडियो डाला, लेखा मैम ने एक वीडियो डाला, एक वीडियो डाला सौरभ सर ने। ठीक है, सौरभ सर ने भी एक वीडियो डाला कि वन शॉट में 50 क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, जो कि क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं या रिपीट होते हैं। ठीक है। तो मैं भी सोचा कि एक एक वीडियो वन शॉट में खत्म हो जाए। पर जब मैं देखने लगा कि इतने सारे फिजिक्स के इतने सारे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट करते हैं, उसमें से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल कर लाना, उसके बाद उसको कंपाइल करके एक वीडियो में करना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप भी 1 घंटे 2 घंटे देखने के बाद बोर हो जाते। इसलिए मैं उसे इस 3 टुकड़ों में बांटूंगा। पहला 3 चैप्टर एक वीडियो में, फिर 2 चैप्टर एक वीडियो में, फिर 2 चैप्टर एक वीडियो में। वैसे 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर को मैं 3 भाग में बांट के, जैसे सिमिलर जो मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद रोटेशनल मोशन हो गया, उसके बाद वो क्या आपका आ जाता है फ्लूइड वाला, जिसमें बायोन्सी फोर्स वगैरह रहता। उसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट वाला, जिसमें टेम्परेचर वगैरह आ जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। तो वो जो एक तरह के कैटेगरी वाले चैप्टर होंगे उसको एक वीडियो में करेंगे, जो अलग कैटेगरी वाले होंगे उसको एक चैप्टर। तो पहले वाले चैप्टर में 3 चैप्टर करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर हम एक करेंगे। ऐसे हमारा बर्डन भी कम रहेगा और आप फटाफट देख लोगे कि 1 2 घंटे देखकर 2 3 चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। हाँ, जैसे हर्षित सर ने बताया था, सौरभ सर ने बताया कि ये 50% आप देखो ही, प्लस पेपर जैसे 17 नवंबर से आपके डिसाइड हुआ है। 17 नवंबर से पहले हम फिर चारों टीचर आपके सामने आएंगे। फिर ऐसे टॉप 10, जैसे अभी भी अगर ये कोई बच्चा नहीं होता, कि बहुत बच्चे होते कि ये वीडियो नहीं देखते, आलस आ जाती है कि बाद में देखेंगे बाद में, फिर उनके लिए भी हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आएंगे कि ये अगर करके चले गए एग्जाम में तो एटलीस्ट बैक तो नहीं आएगी। ठीक है। तो इसी को सोचकर मैंने इसी को सोचकर मैंने इन सारे चैप्टर को 3 भाग में बांटकर फिर वो ऐसे वीडियो बनाने के लिए सोचा है। पहले मैं डिसाइड किया था कि एक वन शॉट में ही कर लूँ, पर अभी नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपने लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है। ये पूरा मैं बनाया ही इसीलिए था कि वन शॉट में ख़त्म कर दूं, पर नहीं। फिर जब मैं देखा, सबके कमेंट्स देख रहा था, उसके बाद कुछ कुछ जो टीचर हैं ऑलरेडी बना रहे हैं उनके भी वीडियो देखे, उनके लेंथ देखा, उनके कमेंट सेक्शन देखे, कितने बड़े बड़े बच्चे बोर हो जा रहे हैं, लास्ट तक जा नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे भाग में। अब इस वीडियो देखने के लिए सबसे आपको क्या चाहिए? अगर आप पहले नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो पूरे सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स पढ़े ही नहीं हो, भौतिक विज्ञान पढ़े ही नहीं है, तब भी आप इसको देख लोगे तो आपकी बैक तो नहीं आने वाली। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पहले, अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, एक पेन कॉपी ले लो, जिसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लिखते चलो। क्योंकि इसमें यह करेगा, आपका हाथ की मेमोरी जो होगी वो भी स्ट्रांग होगी, कि वहां पर लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगे या लिख लोगे तो आपको फटाफट याद हो जाता। उसके बाद एक बोतल पानी लेके बैठ जाओ फटाफट क्योंकि ये मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली। 3 चैप्टर इसमें कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती है। ठीक है। और जितना एक बार में ही देखना बैठ के। अगर ये वीडियो 1 घंटे का होता है, मुझे नहीं पता 1 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का होगा या 2 घंटे का भी हो सकता है, तो जितना भी इस टाइम ड्यूरेशन का वीडियो हो उतना ही टाइम आप लेके बैठना, एक बार में खत्म करना। ठीक है। कॉपी पेन आप लेके बैठना। ये ऐसे नहीं कि सोफे या कुर्सी पे बैठ के देख रहे हो, कोई मूवी चल रही, नहीं, मूवी नहीं चल रही है। ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने 4 चैप्टर ऐड कर दिया, पर मैं आपको इसमें सिर्फ 3 चैप्टर कवर करूंगा। पहला होगा आपका यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा होगा फोर्स एंड मोशन, तीसरा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये हो जाता है कि एक तरह की ये हो गए, एक तरह के चैप्टर ये हो जाते हैं। ये लास्ट वाला सर्कुलर मोशन लास्ट वाला सर्कुलर सर्कुलर मोशन, और उसके बाद रोटेशनल मोशन एक में कर लेंगे। उसके बाद जो 2 चैप्टर बचेंगे उसको हम एक में कर लेंगे। ठीक है। तो इसका ये सिलेबस है। जैसे ये ऐड करने का पर्पज़ मेरा ये था
कि अगर आप बच्चा अगर ये नोट्स डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करता है तो उससे थोड़ा बहुत सिलेबस का भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं पहला यूनिट हमारा। पहली यूनिट में हमें क्या आ जाती है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें पहले चैप्टर में सबसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, 1 नंबर में मोस्टली आता है, ठीक है। इसमें पूछा जाए वो डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का, बल का, बल का डायमेंशन क्या होता है, बल का डायमेंशन। अब बल तभी आप डायमेंशन तभी आप निकाल सकते हो जब किसी भी यूनिट वगैरह की आपको फॉर्मूला पता होगी। जैसे फोर्स लिखा है तो फोर्स है क्या, एक्चुअली में है क्या, इसका अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखे होंगे फोर्स का, ठीक है, जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है हमारा, उसमें जब हम कंटिन्यू कर रहे थे प्लेलिस्ट, तो उसमें भी फोर्स करेगा, तो फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब देखो डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो जब उसका यूनिट पता होगा, यूनिट तभी पता चलेगा जब आप उसका फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो मैं इसका फ्लो बता देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आप लिखोगे यूनिट, यूनिट से लिखोगे आप डायमेंशन, ठीक है। ये होता है फ्लो आपका। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि आप किसी चीज़ का डायमेंशन निकाल पाओ, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने देखा इसमें मैंने वो लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या है, फोर्स क्या है बल, मास क्या है द्रव्यमान, ए क्या है एसिलरेशन, ए क्या है एसिलरेशन। तो देखो एफ इक्वल टू एम ए से लिख दिया, तो मास का, अब इसकी वो क्या होती है यूनिट, यूनिट तो हम वैसे देख लेते हैं न्यूटन होती है, ठीक है। पर न्यूटन है क्या, न्यूटन बना किससे है, मास का यूनिट क्या हो जाएगा आपकी, मास की हो जाएगी केजी। एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या होता है, एसिलेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज़ पूछूं कि एसिलेशन होता है क्या, तो उसे ट्राई करो कि पॉज करो, क्योंकि मैं भी पॉज हो रहा हूँ कि आपका वेट करता हूँ कि आप कमेंट में लिखोगे, ठीक है। एसिलेशन क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे ये बना क्या, कंबाइन करो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसे ही कंबाइन कर देते हैं हम, जब इसको कंबाइन कर देते हैं, जब इसे कंबाइन कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही कहते हैं न्यूटन। इसे क्या कहते हैं, सॉरी, इसे कहते हैं न्यूटन, ठीक। अब इससे हमें पता चल गया फॉर्मूले की यूनिट, यूनिट क्या आ गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, अब इसका हमें डायमेंशन निकालना होता है, क्या निकालना होता है डायमेंशन। अब केजी को डायमेंशन में क्या कहते हैं, मास का क्या होता है एम से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं एम से। मीटर को किससे करते हैं एल से। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि मास को किससे करते हैं एम से करते हैं। लेंथ वाली चीज जहाँ आ गई, लेंथ मतलब किसी भी चीज को नाप रहे हैं लेंथ में, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है ना, सेंटीमीटर हो गया, तो उसकी यूनिट डायमेंशन क्या हो गई एल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होता है टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर केजी क्या किससे डिनोट कर दिया हम एम से, मीटर को किससे कर दिया एल से, उसके बाद सेकंड को किससे करेंगे टी से। अब यहाँ पर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब जब इसको रिवर्स करेंगे टी को ऊपर लाएंगे टी स्क्वायर को, तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी माइनस 2। ये बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में आता हो, मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है, मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है, कितने नंबर में आता है, तो ये आप याद करो एम एल टी माइनस 2। ये आगे भी है, जैसे फोर्स फोर्स हो गया, फिर प्रेशर का भी पूछ सकते हैं। प्रेशर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसकी डायमेंशन आप निकाल के बताओ कैसे कैसे निकालेंगे। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसका। क्या हो गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर, अब जैसे एम उसका क्या निकाला था हमने फोर्स का एम एल टी माइनस 2, और एरिया कैसे बताया आपका, एरिया, एरिया एम स्क्वायर हो एल स्क्वायर हो जाएगा ना, एल, क्योंकि एल स्क्वायर किसी के एरिया का नापेंगे तो उसको एल स्क्वायर से लिखेंगे, ठीक है। तो एल एम एल यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा ए 1 है, ठीक है, इनवर्स करके तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद टी माइनस 2,
तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो गया, ये होगा, मैंने निकाल के दिखाया। पर एक बार आप देखने के पहले आप एक बार इसको ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। इससे क्या होता है, आपका मतलब कि प्रैक्टिस बनती है कि जैसे एक्चुअल में जो क्वेश्चन आने होते हैं वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। विमानों की समरूपता का सिद्धांत क्या है, परिभाषा है, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। समरूपता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक भौतिक समीकरण फिजिकल इक्वेशन केवल तभी सही माना जाता है जब समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं समान हो। इसका उपयोग समीकरण की सत्यता की जांच करने और भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये आपको 2 नंबर में आता है, पिछली बार भी आया था, पेपर उठा के देख लोगे, पिछली बार भी आया था। इसको आप कर लो याद, इसको कर लो याद। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, सौरभ सर ने आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या आता है कि 50 क्वेश्चन के आपको ऐसी चीज ऐसा क्वेश्चन बता दें जो आपको एग्जाम में आता है समझाने का। अगर आपको समझना भी है ये सारी चीजें, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, तो इसके वीडियो बन रखे हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको प्लेलिस्ट तैयार किया जा रहा था रिकॉर्डेड लेक्चर्स के। वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक, ये आप याद करके रखो, ये परिभाषा आप याद करके रखो। ये ऐसे ही आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पक्के से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव टू एग्जांपल। डायमेंशन विमाहीन राशि क्या होती है, डायमेंशनलेस, किसी में लेस लग जाता है उसका मतलब उसके अलावा, जैसे डायमेंशन हो गया डायमेंशनलेस, डायमेंशन के साथ नहीं क्वांटिटी। तो डायमेंशन किसका और नहीं होगा, जिसके पास यूनिट नहीं होगी, जैसे कि डायरेक्शन, दिशा। अब कोई तो कहता नहीं कि हमें दिशा कौन से कितने किलो की दिशा या कितने किलोमीटर की दिशा, ये तो कोई कहता नहीं। ठीक है, दिशा भी एक तरह की डायमेंशनलेस हो गया। उसके बाद इसमें मैं यहाँ परिभाषा और उदाहरण दोनों लिख रखा है। देखो, बीमाहीन राशियां वे होती हैं जिनका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता। ठीक है, ये अक्सर 2 समान भौतिक राशियों के अनुपात होता है, जैसे कि F1 अपान F2। ठीक है, अपन F1 अपान F2 अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर फोर्स तो ऊपर नीचे दोनों है ना, MLT-2 ऊपर हो गया, MLT-2, तो दोनों तो सेम है तो कट जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा कांस्टेंट। इसका ये भी तो डायमेंशनलेस हो गई। ठीक है, अगर उदाहरण लिखने का आ गया तो आपको इसमें लिख देना स्ट्रेन विकृति और प्लेन ऑफ एंगल। एंगल का कौन सा वो होता है भाई, वो यूनिट होती है। एंगल तो कोई यूनिट होती नहीं, वो थीटा ऐसे रिप्रेजेंट कर जाए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें क्या ही होगा, यूनिट क्या ही होगी इसकी। ठीक है, अब आगे चले हम। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कि लिमिटेशन मतलब कि उसकी सीमाएं क्या है, मतलब कि बहुत लिमिटेशन, समझ लो इसके आगे वो है ही नहीं, वो कहीं कहीं लागू ही नहीं होती। तो ये भी आपको याद करने वाली चीज है। लिमिटेशन होगा, जैसे आप उसमें देखे होंगे क्या, डाल्टन डार्विन थ्योरी केमिस्ट्री में हर्षित सर ने बताया, उसमें भी लिमिटेशन होंगी, उनकी थ्योरी की क्या लिमिटेशन है। तो वैसे भी यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस की भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, उनको आपको, ये 3 पॉइंट अब मैंने लिख रखा है, ये 3 पॉइंट आपको रटना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ, अगर आपको अभी भी सोच रहे हो कि 50 क्वेश्चन बता दिया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको अगर पेपर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात ये नहीं है, नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी रटना पड़ेगा। तो अगर 50 क्वेश्चन का आप डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है उतने। ठीक है, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी ये जान लो कि इसके साथ साथ में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं 50 क्वेश्चन दे दिया आपको बस हो गया, उसके साथ आपको आंसर भी याद करके रखना पड़ेगा। तभी आपको, अगर 100 मार्क्स का आता है तो आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी रटना पड़ेगा आपको, तो आप 60 के आसपास पहुंचोगे। अगर आप थोड़ी मेहनत कर दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिए, तो आप 70-75 के पास पहुंच जाओगे, अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो ये लेक्चर को 1.5 या 2x पे आप देख लोगे, तब आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। इतनी बढ़िया मैंने नोट्स बना के रखे हैं, तो आप एक बार, अगर वीडियो भी नहीं देखना, अगर लेक्चर्स नोट्स भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ लोगे, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। विमाहीन नियतांक
डायमेंशनलेस कांस्टेंट या के जैसे विमाहीन नियतांक जैसे f इक्वल टू के एम ए। के की वैल्यू क्या है? अच्छा, कांस्टेंट लगाते क्यों हैं? जैसे अभी उधर मैं बताया ना, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या है कि अगर दोनों तरफ नहीं है इक्वल तो वो गलत मानी जाती है। अब देखो, फोर्स अगर कहीं कहीं बता दिया गया कि फोर्स तुम्हारा 20 न्यूटन है, ठीक है, एक एज्यूम लेते हैं कि 20 न्यूटन है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसे ज्ञात करते हैं, तो थोड़ा बहुत कम आता है। जैसे 19.2 आ गया, 19.2 आ गया, फोर्स दिया कितना गया है, हम उससे नापे थे, तराजू से नापे, तराजू से नापे तो हम फोर्स की वैल्यू 20 निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, सॉरी, हम उसको ज्ञात करके रखे हैं, मतलब कि तराजू से कि 20 आ रहा है, पर हम जब उसका फोर्स और कितना उसमें एक्सीलरेशन वगैरह लग रहा है, ठीक है, उसको जब नाप रहे हैं तो 19.2 आ रहा है। अब ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो जो कांस्टेंट होता है इसकी कुछ ऐसी वैल्यू ली जाती है कि 19.2 से 19.2 से उसे मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो हमें 20 मिल जाए, उसे ही कहते हैं कांस्टेंट। जैसे अब ग्रेविटेशन में होगा जी इक्वल टू होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस एफ को इक्वल करने के लिए m1 m2 अपान आर स्क्वायर को इक्वल करने के लिए g की वैल्यू से 6 पॉइंट समथिंग जो होता है, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻23, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके m1 m2 अपान आर स्क्वायर एफ के बराबर आता है, ठीक, इसे ही कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें पहला क्या लिखा गया, या के जैसे विमाहीन नियतांक का मान नहीं दे पाता, कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, तो उसका डायमेंशन एनालिसिस कैसे हो पाएगा, ठीक है। अभी ऐसे भी देखा जाए तो अगर जैसे हमें माना जाता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। एफ क्या है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 m2 ये द्रव्यमान हो गया, अगर दो बॉडीज रखी गई, दो अगर कुछ भी वस्तु रखी गई है तो इनके बीच में ही तो लगेंगे ना। उसके बाद इस एफ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल हो, इसको मिलाकर रखें, लिखाएंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब इसे ही प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तभी हम जाके ये जी लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये भी एक तरह का फोर्स है, ठीक है। अगर हम इधर इसको लेके आएंगे, आर को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, पर मैं यहाँ पर इसको इरेज करके लिख दूंगा, इसको इरेज करके मैं लिखता हूँ। अगर ये बगल वाला बंदा आ रहा है समझ लो कि मेरा दोस्त है, बैठा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ करके आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉरी गाइस थोड़ा डिले के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी भाइयों, मेरा वो थोड़ा हैंग करने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फिर से, जैसे मैं यहाँ पर था एफ, सॉरी क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप को, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और एक क्या होता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसे मिला के लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अभी मैं ये आपको ये कांस्टेंट नियतांक के बारे में समझा रहा हूँ कि लिमिटेशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपके प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जब इसे हटाते हैं हम, तो जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब g की वैल्यू क्या आएगी, इसकी यूनिट हमें निकालनी पड़ेगी, तो f यहाँ, इसको हम r को यहाँ ला देंगे और m1 m2 को नीचे ला देंगे, आर स्क्वायर अपान m1 m2 g। अब इसे हम क्या मानते हैं, ये भी एक तरह का फोर्स हो जाता है, ये भी एक तरह का फोर्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो m1 m2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर k लगा दो तो एक तरह का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी इस लेवल के लिए नहीं है,
आपको इतना डिटेल में थोड़ा बता दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों, आपको जानकारी के लिए, वैसे भी आपको जरूरत नहीं है ये चीज, ठीक है। बस आप इसको इसको रट लो, अगर आपको देखना नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो 2-4 मिनट, पर जिसको इंटरेस्ट है इस चीज देखने में, इसके लिए बता रहा हूँ कि नियतांक में एक लिमिटेशन क्यों आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ अपान एफ इक्वल टू जी, ये कट के जी इक्वल टू कुछ तो आएगा, कांस्टेंट कुछ तो आएगा, ठीक है। अभी पता नहीं आर स्क्वायर अपान M1 M2 कितना आएगा, ठीक है। इसलिए होता फोर्स है एक तरह का, पर कितना आएगा वो नहीं पता, तो इसलिए हम के लिख दिए। अब के की यूनिट क्या है नहीं पता, निकालने के लिए ट्राई किया तो नहीं पता, तो जब तक यूनिट नहीं आएगी तो उसके डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते। सेकंड पे देखो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स वाला होता है। आप प्ले ब्रीथ ग्राफ करके अमित सर की एक बुक है, अभी आपको जरूरत नहीं उतने डीप में जाने की, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया। इसका ग्राफ भी बनता है कुछ ऐसे करके एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो अभी इतना जानते हो, ई की पावर एक्स वाले जितने हो जाते हैं इनमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते इस चीज के। और टेग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस सौरभ सर ने पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी नहीं आता। इस मतलब जैसे आपको बताया ना, कोण का, एंगल का डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो जिस चीज की यूनिट नहीं होती उस चीज का हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, एक मिनट फिर से, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ वर्क W इक्वल टू एफ एस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो हमें अब बहुत बहुत इसको हार्ड नहीं करते, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये आपके पेपर में आया था, आपके पेपर में आया था, इसको मैं इजी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। इजी तरीके से बताता हूँ कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। आपका आएगा कि W इक्वल टू एफ एस, विमाओं की समरूपता के सिद्धांत का प्रयोग करके कार्य के सूत्र एफ W इक्वल टू एफ एस की विमीय शुद्धता की जांच करो, ये है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस। अभी आपको क्या बताया, अब जैसे हमें क्या होगा, निकालना है, पहले हमें निकालना है कि उसके बाद फिर है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। दोनों तरफ आपको देखना है कि है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या कहता हूं, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जब फोर्स का मैंने डायमेंशन बता दिया था। एफ क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस में होगी, लेंथ में होगी। तो लेंथ में कैसे नापेंगे, लेंथ में कैसे एल से नापेंगे। तो इसको पुट करके अब देखो मैं कैसे बताया था, पेन और कॉपी लेके बैठना है, आपको साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको चैट जीपीटी, आपको गूगल, सारी चीजें दी गई हैं फ्री में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अब आपके बैक ना आए तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए जाता। अगर नहीं आता ये सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको अगले वाले वीडियो में जो टॉप 20 क्वेश्चन के होंगे उसमें बताऊंगा। पर एक बार आप ये ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। इसका क्या है, इसकी शुद्धता आपको जांच करनी है W इक्वल टू एफ एस को, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे जरूर है। इसमें क्या है, आपको फोर्स को जो पीछे है पीछे भी करके देख सकते हो, दो क्वेश्चन पहले शायद कराया हूँ डायमेंशन इसका, फोर्स का। एस का डिस्प्लेसमेंट को हम एल से नापते हैं, आप देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फोर्स एंड मोशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके ये नहीं करोगे तो आगे एनर्जी का भी आएगा। एनर्जी एनर्जी भी बहुत सारे फोर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद रोटेशनल मोशन आएगा, फिर फोर्स, अगर आप आगे भी कभी अप्लाइड साइंस पढ़ोगे या बीटेक करने जाओगे तो फोर्स वहाँ भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से कराया भी है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। पर फिर से मैं यहाँ पर आपको, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फोर्स एंड एसआई यूनिट। फोर्स बल और उसका एसआई यूनिट निकालना है आपको। फोर्स क्या है, पुल और पुश कॉल्ड फोर्स, धक्का देना या खींचना उसे फोर्स कहते हैं। अब आप लिखोगे कैसे, आप एक बार समझ लो उसके बाद लिख देना। पुल और फोर्स अंग्रेजी मीडियम वाले जो कहते हैं हिंदी में पढ़ाते हो, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते, फिर कहते हैं अंग्रेजी में पढ़ाते हो हिंदी में, दोनों बता। खींचना और धक्का देने को ही हम बल कहते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट कैसे बताया तुमने, एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे हम। एसआई यूनिट मतलब कि एफ इक्वल टू, यूनिट तब निकालो जब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल लोगे। एफ इक्वल टू एम में मास क्या है, यहाँ पर केजी से नापते हैं इसे, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसकी एसआई यूनिट हम निकालें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कंबाइन करके न्यूटन लिखते हैं। न्यूटन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि फोर्स का जो डिस्कवरी थी, उन्होंने डिस्कवरी और रिसर्च में आपको भी इसको थोड़ा सा अंतर में बताया हूँ, उस प्लेलिस्ट वाली वीडियो में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, ये 2-3 चैप्टर के, तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब आता है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड राइट डाउन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करिए और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच में, किसी दो द्रव्यमान के बीच में, मेरे पास क्या एग्जांपल, क्या ये कप है, ये कप है और ये मेरा पेन है, ऐसे रख दो, तो इनमें क्या लग रहा है, चाय लगी हुई थोड़ा सा, तो इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, दो चीज को ले लो, आपस में रख दो, तो उसमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा उसे ही क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ये यहाँ पर लिखा गया है, देखो, कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उसे द्रव्यमान m1 m2 को गुणनफल अनुपात, जैसे अभी मैं उसमें बता रहा था ना, अब यहाँ पर बताता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट ले लो, इसको ले लो m1, इसको ले लो m2, जो ये देखो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, अपान आर स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो जो खींचेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, m1 m2 के होगा। उस ये ऐसे लिखना भी है आपको, कॉपी पेन जो आप नोट्स बना रहे हो ऐसे लिखो, और ऐसे पेपर में लिखना है। पहले ये क्या लिखना है आपको, ये लिखना, परिभाषा लिखनी है इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। वाह, यहाँ पर नोट्स खुली हुई है, देखो। एफ डायरेक्ट, थोड़ा असद तो वो भी बनाना पड़ेगा अब तो, ये वाली ले लेता हूँ, नहीं वाइट ही ठीक है। देखो यहाँ पर दो हम ऑब्जेक्ट रख देंगे, इस पे अच्छा दिखाई दे रहा है, m1 m2। ठीक है, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, जैसे मैंने आपको कप लेके बताया। अब F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 के। ठीक है, ये कैसे है, जो जितना मल्टीप्लाई दो, जितने ज्यादा दोनों के मास होंगे, जैसे पृथ्वी हो गया और चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया या सूरज होगा, इनके बीच में कितना ज्यादा है फोर्स, कि पूरा कंबाइन बना के रखें कि एक उसमें घूम रहा है, सोलर सिस्टम में सब घूम रहा है, कहीं दूर भाग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसका भी मैं बताऊंगा उसमें क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन बताऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है ना, उस सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करता है। अगर सोचो कि पृथ्वी घूम रही है और अपने उससे टूट जाए, समझ लो एक तरह से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, ये होगा सूरज और यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर रस्सी बंधी है, घूम रही है, ये रस्सी टूट जाएगी तो इसका मोशन क्या होगा, ये किधर जाएगा, ये भी मैं आपको उसी वाले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं फटाफट। एफ ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, लिखने का भी तरीका मैं बता देता हूँ भाइयों, पूरा पेपर कैसे लिखना है ये भी बताना पड़ रहा है। देखो, ऐसे बगल में बना देना, दो पिंड बना देना। ठीक है, इसको लिख देना m1, इसको लिख देना m2, इनके बीच में ऐसे अट्रैक्शन फोर्स दिखा देना। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर ऐसे जमीन भी बना देना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा ये भी। ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, m1 m2। अब यहाँ पर आप लिख भी देना m1 m2 क्या हो गया, द्रव्यमान, ऐसे लिखोगे कॉपी तभी आपको नंबर मिलेगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। 1/r क्या है, इनके बीच में कितना दूरी है, इनके बीच में कितनी दूरी, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है, तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये 4 मीटर से ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, ये ऊपर भाग जाएगा, जितना जितना ये आगे बढ़ेगा इतना कम जाएगा, जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ेगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर मैं और तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तुम ऊपर जाओगे तो मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा तो तुम ऊपर जाओगे, मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम नीचे जाओगे। इसका मतलब ये अपोजिट है। इसे कंबाइन करके लिखोगे तो F इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। ठीक है, अब यही चीज यहाँ से हटाओगे, जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा कि अभी ये दोनों इक्वल हैं, पर कितना इक्वल है और कब इक्वल होंगे ये बताएगा आपका जो उसमें कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता है, नियतांक,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगता है F इक्वल टू G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। देखो ये दोनों इक्वल तो हैं, पर कब इक्वल होंगे, जब इन इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तब माना जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। ऐसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा, ऐसे बिल्कुल लिखना रहेगा, तभी आपको जाके नंबर मिलेंगे, नहीं तो भूल जाओ। पहले क्या, पहले आपको परिभाषा लिखना है, परिभाषा के बाद वो लिखना है, ठीक है, क्या कहते हैं, जितना फॉर्मूला और जैसे फिगर बना के दिखा है वो लिखना है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सार्वभौमिक नियतांक यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, जिसे हम अभी बता रहे हैं ना गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स, मतलब कि इनके इनके सेंट्रल में लगेंगे, इनके सेंट्रल में लगेंगे, और ये ब्रह्मांड में हमेशा आकर्षण का बल होता है। अगर मैं ये और ये कप ऐसा बगल में रख रहा हूँ तो इसमें क्या लगेंगे, इसका सेंट्रल फोर्स जो होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका जो सेंटर होगा इसमें फोर्स लगने वाला होगा, और ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब चुंबक वाला अगर आपके चैप्टर में होता तो वो बताता, वो अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल को रखेंगे साथ में तो वो दूर भागता है, पर ग्रेविटेशन में क्या होगा, ये हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉपी में लिख लो, जैसे मैं बताया था उसमें अभी उसमें वन नोट में, वैसे ही आप अपने कॉपी में उतार लो। अब आगे चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी विद द हाइट। इसका मतलब क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप ऊपर जाते हो, आप ऊपर हाइट में जाते हो तो ग्रेविटी कैसे काम करती है, आप अगर नीचे जाते हो तो ग्रेविटी कैसे काम करती है, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो इसमें लिखना कैसे है, पहले लिखने का तरीका ये है, इसमें आएगा ऐसे कि समझाइए कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ, अगर आप ये पृथ्वी की सतह हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी की सतह हो गई और ये बॉल है, ये बॉल अगर ऊपर जाएगी, ये बॉल ऊपर जाएगी तो फिर इसका ग्रेविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी, एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें आपको ऐसे लिखना रहेगा, जब हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, क्योंकि हम पृथ्वी के केंद्र से दूर चले जाते हैं। इसका भी क्या बताया मैंने आपको, फिर से आपको बताना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पर देखो, ये हो गई पृथ्वी आपकी, ऐसे मान लेते हैं, और ये होगा सेंटर, यहां पर आपका बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये है आर, एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूँ, 1/r²। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, फिर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। अब इसको तुम लेके जा रहे हो ऊपर, ठीक है, अभी यहाँ की वैल्यू क्या है, आर है, यहाँ तुम लेके आ गए इसको एच हाइट तक, एच हाइट तक, ये आर प्लस एच हो जाएगा ना। तो अभी क्या था, एफ आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बात समझ में आई, आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस जुड़ेगा, ऊपर ही तो जा रहे हो। अब मैंने क्या बताया, अगर आर प्लस एच है, आर में कुछ जोड़ते जाओगे तो एफ क्या होगा, कम होते जाएगा, एफ कम होते जाएगा, कब, जब आर की वैल्यू बढ़ता जाएगा, या आर प्लस आर में कुछ भी ऐड करोगे, या कुछ भी थोड़ा भी ऐड करोगे, ठीक है, वो स्क्वायर में, मतलब कि उसका जो स्क्वायर होगा उसके हिसाब से वो घटेगा, ठीक। वही चीज यहाँ लिखी गई है, वही सेम चीज यहाँ लिखी गई, देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, जी एच ऐसे लिखा जाएगा, ये जी एच जी आर बाई एच प्लस आर का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये एडिटर साहब पता नहीं कैसे लिख दिए हैं, ये मैं पीछे लिख देता हूँ वन नोट में, क्योंकि आज हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप भी। देखो जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एच, एक मिनट, आर बाई एच प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें, ये फॉर्मूला आपको लिखनी जाएगी, और आप यहाँ पर फिगर बना देना, एक पृथ्वी बना देना, यहाँ पर सेंटर रख देना, यहाँ पर बॉल रख देना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू आर लिख देना, इसको ऊपर अगर ऐसे ले जाओगे तो यहाँ की हाइट एच लिख देना, तो यहाँ की टोटल डिस्टेंस जो आप लिखोगे आर प्लस एच लिख दोगे, आर प्लस एच लिख दोगे, ठीक है। अब मेरे कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी कम है, क्योंकि मैं लैपटॉप को और यूज़ कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप कहीं और है, ठीक है, जो मेरा मैं डेली वीडियो बनाता हूँ वो कहीं और है,
ये किसी और का लैपटॉप है, तो वीडियो क्वालिटी प्लस हैंग भी बहुत कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दोगे, जी एच, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आर अपान एच प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर डिटेल में देखना है, मैं फिर से बता दो, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। अब जी एच आर क्या है, जी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी रहेगी, एक इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी रहेगी, बहुत हैंग कर रहा है आज। तो जी एच इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी दी, 9.8, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 6.4 इंटू 10⁶ अपान एच की वैल्यू क्या है, जो एच अगर आप 2 मीटर तक ले गए हो, एज्यूम कर लेना एच की वैल्यू मैं 2 मीटर एज्यूम करता हूँ। उसके बाद आर की वैल्यू फिर यहाँ 6.4 इंटू 10⁶, इसको स्क्वायर करके, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताना। इसको सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर बताना। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, ताकि आपको समझ में आए। जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 लिया गया है, क्योंकि 10 भी कहीं कहीं ले लेते हैं। 9.8 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ अपान, हम एच की वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, सॉरी जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो 2 मीटर है। 2 मीटर तक बॉल आप ऊपर उठा दिए, ठीक है। तो 2 प्लस 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। अब 10⁶ का मतलब क्या है, 10⁶ का मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 2 2 4 2 6 इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में ट्राई करना कि कॉपी पेन से करना, फोन वगैरह कैलकुलेटर से मत करना, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे एग्जाम में अलाउड हो या ना हो, तो उस हिसाब से आप तैयार रहना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आ गया, अगर ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटी है, जैसे अभी उसी सेंस में बताया कि अभी यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पर देखो क्या था, ऊंचाई जो है, त्रिज्या मतलब क्या हो गया, उसका रेडियस। यहाँ से अब ऊंचाई बहुत छोटी है, जैसे मैंने क्या लिया, 2 मीटर लिया, और त्रिज्या की वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10⁶, मतलब रेडियस इतना ज्यादा है और ऊंचाई आप 2 मीटर ले रहे हो, तब उसके जब तब हो जाएगा, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूला क्या होगा, जी एच जो कि ऐसे लिखा जाएगा, G1 - 2h/r, इसका फॉर्मूला ये होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगा, जी का मान धीरे धीरे घटता चला आएगा। जैसे जैसे हम आप ऊंचाई बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब आगे चलें। यही सेम चीज यहाँ लिखा है, यानी सतह एक पृथ्वी की त्रिज्या पर ऊंचाई है, मतलब जो जितना तुम ऊपर ले जा रहे हो पृथ्वी के, उतना ही रेडियस है, मतलब एच जो है, हाइट जो है, रेडियस के बराबर हो जाएगी। पृथ्वी की रेडियस जैसे, अगर एक बार मान लो कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, यहाँ की जो रेडियस अगर 2 है, तो हाइट भी 2 मीटर ले जा रहे हो, तब जाके ये बराबर होगा, एच इक्वल टू आर बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एच इक्वल टू G/2R का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, टू स्क्वायर है 2 के, तो जी एच इक्वल टू G/4 हो जाएगा, ठीक है। जहां पर आर की वैल्यू एच के बराबर हो जाएगी, वहां पर G/4 जी एच की वैल्यू, अगर यहाँ पर फिर से मैं समझाता हूँ, अगर एक कप है, ठीक है, ये यहाँ तक लेके आते हो, पृथ्वी जितना रेडियस है उसका, जितना उसका त्रिज्या, उतने हाइट पे से ले जाते हो, तो वहां पर जो जी की वैल्यू होगी वो G/4 होगी। अगर 9.8 है तो 9.8/4 ले लो, ठीक है, वैसे काम करेगी, ठीक है। आगे चले। ये तीन चीजें हैं, एक तो या तो ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगी, कि हाइट ज्यादा हो जाती है, देखो कभी कभी स्पेस में चला जाता है, तो वहां पर जी की वैल्यू एकदम पूरा पूरा ही जीरो हो जाता है, या बराबर हो जाता है, जहाँ जी और एच और आर की वैल्यू बराबर होगी, या तो माइनस में खड्डे में चले जाते हैं, और नीचे जैसे इसमें ये वाला है, जी की गहराई के साथ परिवर्तन, जब नीचे आएगा तब क्या होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह गहराई में जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान घटता जाता है,
घटता भी जाता है। गहराई पर जी का मान इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, जी डी डेप्थ जी 1 - d/r। देखो ये अब यहाँ पर डिक्रीज कैसे किया, देखो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब क्या है, घटेगा। डी की वैल्यू अगर माइनस में है तो ये घटेगा। अभी ये डी नीचे होता तो इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। जैसे आर का क्या हो गया, रेडियस इनवर्स है और इसका भी इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह डी में माइनस लगाए तो मतलब ये घटेगा। ठीक है, तो गहराई पर जी का मान इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, जी डी इक्वल टू जी 1 - d/r। पृथ्वी के केंद्र पर जब, अगर यहाँ पर ये हो गया पृथ्वी तुम्हारा, यहाँ केंद्र पर कोई वस्तु आ गई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, आर की वैल्यू जब जीरो ही हो गई, अरे रेडियस जब घटता आएगा तो एक समय आएगा सेंटर में पहुंच जाएगा। सेंटर में क्या होगा, आर की वैल्यू जीरो होगी। आर की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी तो फिर जी डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर वृत्तीय घर्षण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक ही होगा। अब देखो इसमें एक चीज और है, इंपॉर्टेंट है, पहला मतलब कि पहला टॉपिक ही है इस फोर्स एंड मोशन का, पर ये आपको बता रहा हूँ ये आता भी है आपके पेपर में। इसको मैं समझाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बता दूंगा। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में अंतर बताओ या परिभाषा बताओ, दो दो उदाहरण दो, सादिश और अदिश राशियों में। ठीक है, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है स्केलर, लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक, जैसे करंट हो गया, मास हो गया कि 1 किलो। अब 1 किलो पूरब में थोड़ी ना कोई बोलेगा 1 किलो, 2 बज गए पूरब में, है ना, या उल्टा डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, ये थोड़ी ना कोई बताएगा। 1 बज गए तो बज गए। डिस्टेंस, दूरी, यहाँ से लेके चांद तक दूरी कितनी है, तब थोड़ी बताया पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, ये कोई नहीं बताता। तो उसमें क्या है, दिशा नहीं है। ठीक है, वैसे आप सदिश राशि में क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये रूल, ये सदिश के नियमों मतलब का पालन करती है। अभी वेक्टर अभी बताओ, एडिशन ऑफ वेक्टर में बताओ। इसमें क्या होगा, फोर्स क्या है, किस दिशा में तुम फोर्स लगा रहे हो, ये भी बताता है। उल्टे दिशा में लगा रहे हो, राइट में लगा रहे हो, लेफ्ट में लगा रहे हो। अगर मेरा फोन है, इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अब ये इधर पड़ जाता है पश्चिम की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ लगा रहा हूँ। ये भी समझने वाली चीज है। डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना, किस तरफ विस्थापन ले रहे हो। अगर यहाँ से अगर कोई बंदा चलता है इस तरफ से, ठीक है, अब यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, अब किस दिशा में गया, ठीक है, किस दिशा में, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन अगर नापेंगे तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा, ईस्ट ईस्ट साउथ की दिशा में। ठीक है, इसका विस्थापन नापेंगे। अब आगे चलते हैं, आप इसको पढ़ लेना। ये स्टेट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्टेट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके पेपर में जरूर सा आता है, ये आपके पेपर में जरूर आता है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अगर ये वेक्टर ले लेते हैं हम, दो वेक्टर, ऐसे ऐसे आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, ये ले लो वेक्टर ए, ये ले लो वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एडिशन अपन निकालना तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनके बीच का। ठीक है, रिजल्टेंट ये तब आपको बताया जाएगा जब आप 2D या 3D वेक्टर पढ़ोगे। आप जब बड़ी हायर उसमें जाओगे तब पढ़ोगे। अगर इसमें विजुलाइज कैसे कराऊं मैं, हाँ देखो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और मैं विजुलाइज कैसे, हाँ ये सिक्का मिल गया मुझे, एक ये हो गया। अब देखो अगर आपको दिख रहा हो तो 1 मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, मेरा हाथ दिख रहा है, अरे सॉरी यार नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ ये हो गया। अब ठीक, एक ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। देखो अब ये ऊपर जा रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ऊपर जा रहा है रिजल्टेंट, क्योंकि एक्स में भी बढ़ रहा है वैल्यू और वाई में भी वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स में भी वैल्यू बढ़ रहा है और वाई में भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये चीजें तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी सिक्का ले आ रहा है, ठीक है, इस सारे डॉट को जोड़ देंगे तो एक हमें पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो R = A। ठीक है, अब आगे, अब इसका हम निकालेंगे कैसे,
मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, आर स्क्वायर टू अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ए बी और कॉस थीटा भी होगा, क्योंकि इसके एंगल भी तो आएंगे, कुछ कुछ एंगल भी तो आएगा कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप इसको 1x पे देख रहे हो तो सॉरी आप गलती कर रहे हो, 1.2 या 2x पे देखो एकदम सही हो जाएगा। मैं फटाफट इसको जल्दी जल्दी करा देता हूँ, क्योंकि आप ये रिवीजन करो। ठीक है, ये रिवीजन करो, ना कि इसको अच्छे से देखने, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखे होते तो ये टॉप 50 क्वेश्चन की जरूरत ना पड़ती। और आप इसको अगर फिर से देखना चाहोगे, अच्छे से देखना चाहोगे, तो उस वाले में हाँ हम कराएंगे, प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है, वहां से आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि मेरा गला सूख गया है पूरी तरह से। चलो, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का कथन कीजिए। ठीक है, एक मिनट, मैं पेन, यार किसी और के लैपटॉप में रिकॉर्ड करने में यही प्रॉब्लम आती है। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से अपना लैपटॉप ले मैं ट्राई करूँ। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम, सॉरी, नियम के कथन दीजिए। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाहरी फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लगती, अगर एक यहाँ पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का, ठीक है, इस पे अगर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। इसका फॉर्मूला कैसे है, इसका फॉर्मूला में क्या लिखा है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इसका मतलब यही है, यही फॉर्मूला आपको देखना है। ठीक है, यही फॉर्मूला लिख के चले आना, जैसे नोट्स में लिखा रू बरू, ऐसे ही हु बहू लिख के आना है, हु बहू रू बरू, जैसे भी लिख के आना है, यही आपको वहां उतार के आना है। ठीक है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के आगे बढ़ते ही, ठीक है, बंदूक पीछे हटती है, परंतु कुल संवेग पहले और बाद में समान रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी यही लिख देना, एकदम सेम टू सेम यही पूरा उतार के चले जाओगे, 5 नंबर आपको कंफर्म से मिल जाएगा। इसका डेरिवेशन देखना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके फटाफट वहां से देख सकते हो। आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताया जाएगा तीन लेक्चर्स में। ठीक है, 3 लेक्चर में 50 क्वेश्चन बताया, उसका डेरिवेशन और बहुत आगे चीजें नहीं बताई जाएंगी, जो कि आप अगर अभी तुरंत पढ़ रहे हो तो आपको समझ में ना आए, वैसी चीजें आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, अब M1 M2 वैसे बंदूक और गोली का ले लो, कि एक बंदूक की मास हो गया, एक गोली की मास हो गई, एक बंदूक की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, बंदूक की फाइनल वेलोसिटी हो गई, एक गोली की फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो ये चीजें आप वहां से लिख के आ जाओगे, इजिली आपको 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन रिकॉइल ऑफ द गन। वही बंदूक वाली चीजें वही लिखी गई हैं, इसको आप देख लो। ठीक, वे ना गन, हिंदी वाला बताता हूँ। जब बंदूक चलती है तब फायर करने से पहले कुछ संवेग 0 होता है, क्योंकि वहां पर बंदूक और गोली दोनों क्या होते हैं, रेस्ट में होता है। ठीक है, स्थित मोड में होते हैं, मतलब ना तो बंदूक चल रही होती है, ठीक है, ना तो वो। तो यहाँ पर U1 क्या होगा, U1 और U2 क्या हो जाएंगे, आपको 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब फायर के बाद क्या होता है, फायर के बाद क्या होगा, MB ये B लिखा गया, अगर इस तरह लिखा गया इसका मतलब कि M और नीचे B लिखा गया है, VB प्लस MG माइनस VG इक्वल टू 0, MB इक्वल टू MG VG, और VG की वैल्यू क्या आ गई, MV अपान MG। अगर इसको ध्यान से देखोगे, पीछे से करके देखोगे, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। मैं बहुत तेज बताया, आप स्लो करके देखोगे जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, जो कि आपकी टॉप 20 वाला जब प्लेलिस्ट बनेगा, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, वहां पर आपको पूरा बताया जाएगा। अगर ये वीडियो भी आप नहीं देखते, पहली बार आपको देखना पड़ेगा, देखो, नहीं देखोगे बैक आने के चांसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं देख पाते किसी कारणवश या कोई दिक्कत आ गई, तो आप टॉप 20 वाला वीडियो देख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए इतना तेज बता रहा हूँ, उसका डेरिवेशन में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर घुसना चला तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास या 45 मिनट के 50 मिनट के पास आसपास हो गया इतने ही क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे लगता है 17-18 क्वेश्चन हुए अभी तक। ठीक है, सोचो अभी ऐसे 2 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, 2 लेक्चर ऐसे और आएंगे फटाफट फटाफट। अगर आपको समझ में नहीं आता, एक्सप्लेन देखना है, इसका एक्सप्लेनेशन मोड में देखना है, पूरे विस्तार में डेरिवेशन देखना है, प्लेलिस्ट जाके आप एक्सेस करो, वहाँ पर सब दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद अगला चैप्टर 3 आपका चालू हो जाता है, डिफाइन द वर्क, एनएसआई यूनिट। कार्य को बल के कारण वस्तु में विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको भी मैं एक आराम से, वर्क क्या हो जाता है, किसी एक बॉडी को फोर्स लगा के उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दो। ठीक है, हो गया वर्क। यहाँ से यहाँ करने में, यहाँ से यहाँ ब्लॉक करने में जो लगा वही वर्क हो गया। फोर्स लगा किसी चीज को डिस्प्लेस कर दो। कप है, यहाँ रखा हुआ है, इस सतह पर रखा गया, आप इस पे फोर्स लगा के इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर दो, वर्क हो गया। ठीक है, ये हो गया, यही हो गया वर्क आपका। अब आगे चलें। अब आपकी एसआई यूनिट पूछी है। एसआई यूनिट कैसे, उसका डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन और था पीछे होमवर्क वाले में, अगर आपको हिंट चाहिए था तो देख लो। W इक्वल टू एफ एस, एफ क्या हो गया, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होगा ना, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एफ एम एल टी माइनस टू एम, या स्क्वायर नहीं होगा, एम एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख के आ जाओगे आप, ऐसे फटे से लिख के आ जाओगे। परिभाषा लिखा, ऐसा यूनिट बता दिया, ऐसा यूनिट आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर। डिफाइन द एनर्जी, व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता, तुम्हारी कार्य करने की क्षमता कितनी है वही आपकी एनर्जी होगी। एनर्जी को कैसे नापते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी। मतलब कि कितने कैलोरी की एनर्जी तुम्हारे अंदर है, कितनी कैलोरी की एनर्जी तुम्हारे अंदर है, वही यूनिट हो गई। यूनिट क्या होती है, कैलोरी। यूनिट क्या हो गई, कैलोरी। यूनिट क्या हो गई, कैलोरी। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता एनर्जी हो जाती, कार्य करने की क्षमता एनर्जी हो जाती। फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर देना किसी ऑब्जेक्ट को, वो वर्क हो गया। फोर्स लगा के किसी वस्तु को डिस्प्लेस कर दो, वो वर्क हो गया। और वर्क करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की यूनिट हो जाती है कैलोरी, वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट क्या हो जाती है, जूल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चले। अंडर व्हाट कंडीशन इज द वर्क डन बाई बॉडी जीरो। बहुत फेमस है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पर अगर आप कार्य करते हो तो वो जीरो हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जाकर आप फटाफट लिख दो। ठीक है, आपको लर्निंग डे की तरफ से हार्ट मिलेगा, उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई भी मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो वहां लिखे। ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पर आप कार्य तो करते हो, बहुत कार्य करते हो, पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कार्य परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, जैसे ये है। ठीक है, इस पे आप कितना भी फोर्स लगा दो, इस पे आप कितना भी फोर्स लगा, अगर ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। अब देखो एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री। एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ एस, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, 90। W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो W इक्वल टू जीरो। ये आपको डेरिवेशन वहां पर लिख देना आपके पेपर में, आपको फटाफट वहां से नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 1 नंबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूं मैं। W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, यहाँ तो लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है एक, वहाँ वैल्यू में एक फिगर बना है, ये दीवार है, यहाँ पर तुम फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो यहाँ ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। आगे चले। पावर, देखो ये छोटे छोटे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1-2 नंबर आप गेन भी करते हो। अब देखो आप करो या मरो वाला सीन है, ये नहीं है कि करो तो बहुत अच्छा करो, ना करो तो बिल्कुल ना करो। यहाँ पर आपको बैक से बचनी है, तो अगर आप, आपके लिए फिर 1-1 नंबर, 2-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है, एक एक नंबर, दो दो नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे डिफिनीशन है उसके एसआई यूनिट हो गए। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप किसी का फॉर्मूला याद कर रहे हो और डायमेंशन में, जरूर नहीं कहा मैंने बता दिया फोर्स, तो फोर्स ही आने वाला है। वो आपको पावर भी पूछ सकता है, आपको वर्क पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ऐसे जिनका डायमेंशन निकालना है। तो आपको अगर डायमेंशन तभी निकालना है जब उस चीज का आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला पता है तो आपको यूनिट निकाल लोगे, यूनिट निकाल लोगे तो डायमेंशन निकाल लो। तीनों चीजें एकदम इंटरलिंक है, एकदम से इंटरलिंक है। तो आपको एक चीज अगर याद कर लेते तो आपको तीन जगह आपको बेनिफिट मिलता है। आप पहली बात, अगर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल के बाद अगर तुम्हें उसमें यूनिट का आता है कि ये बताओ यूनिट सही है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आ गया कि एक दे दिया कि पावर की यूनिट क्या है, उसमें चार ऑप्शन दे दिए, तो वहां अगर आपको पावर के डिफिनीशन याद है, उसके यूनिट याद है, उसका फॉर्मूला, तो वहां डायमेंशन आ गया फर्स्ट चैप्टर से, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत बेनिफिट है, एक एक बार याद कर लोगे तीन जगह बेनिफिट है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ मतलब कि वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पावर की फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। वर्क टी हो गया यहाँ पे, टी सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया आपको, पी क्या है पावर, और डब्ल्यू क्या है वर्क, क्या है टाइम है। वर्क की मैंने डायमेंशन क्या हुआ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, एफ का क्या हुआ एम एल टी माइनस टू, एस की वैल्यू हो गई टी, एस की वैल्यू एल हो गई, एस की वैल्यू एल हो गया डायमेंशन में, एम एल टी स्क्वायर टी माइनस टू। बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रहा है मुझे पता है, मैं बहुत आज फंस गया हूँ बस, इतना समझो। एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया आपकी वर्क की। तो वर्क की क्या हो गया, वर्क की क्या हो गया एम एल टी स्क्वायर एल स्क्वायर और टी माइनस टू, यहाँ पर टी है नीचे, टी जो ऊपर जाएगा तो एम एल टू टी माइनस थ्री। ये हो गई ये पावर की डायमेंशन। अगर गलत है तो आप कमेंट में करके मुझे सही बताओ। ठीक है, आगे चले, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनर्जी एंड वर्क। ये आपके दो नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर में देखा गया आपके प्रीवियस ईयर में। तो वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ ट्रांसफर मतलब कि हम क्या करते हैं, वर्क क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अपने हाथ से एनर्जी इस चीज को दे रहे हैं ताकि ये वर्क करे। ये इसमें आया, ये चलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एनर्जी आ गई, इसके अंदर क्या आ गई एनर्जी आ गई। तो वर्क क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कॉज बाई फोर्स। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, इसके एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यही हो गया, यही हो गया। एनर्जी इज एबिलिटी टू ऑफ, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता, तो उसे एनर्जी कहते हैं। बॉडी मस्ट पॉसेस एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, कोई भी वर्क करोगे, कोई भी वर्क करोगे तभी एनर्जी का आदान प्रदान होगा। ठीक है, आगे चले, व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या पहले बताओ, पहले अगर आप गांव में रहते हो तो आटा आटा पिसवाने जाते होंगे, आटा पिसवाने जाते होंगे चक्की पे, तो पीछे ट्यूब आती थी, एक ट्यूब जो साइकिल की ट्यूब नहीं होती, उससे बांध के ले जाते थे हम साइकिल पे। बचपन में मैं भी किया हूँ, जब घर जाता हूँ तो अभी भी करना पड़ता है यार, घर पे रहना तो करना पड़ता है। तो साइकिल के पीछे ट्यूब से बांध कर हम आटा लेके जाते ताकि वो गिरे ना। तो जो इलास्टिसिटी होती है ना, खींचने की क्षमता, पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी, कितना खींच रहा है। ठीक है, अब जैसे ये मेरा चार्जर है, अब इसकी इलास्टिसिटी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, पर थोड़ा बहुत टन रहा होगा ना, ऑलमोस्ट जीरो पर उसके अलावा बावजूद भी थोड़ा बहुत टन रहा होगा, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। मैकेनिकल इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है मेरी, होता है सही सही हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें दे देंगे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, मैकेनिकल एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी मतलब दो चीज दे दिया जाएगा, तीसरा पूछ लिया जाएगा, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, नोट्स में लिख के रखो। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द वर्क एनर्जी बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, वी क्या है,
ये क्यूब क्या लगा है ऐसे, तो वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। द वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वही आपका वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वही होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे बताया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं, चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रखा है, यहाँ पर यू, यहाँ पर वी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, यू है तो हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल का क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की चेंज कभी निकालते हैं जब फाइनल पहुंच गए, तो मतलब 4, इनिशियल है तो 2, 4 माइनस 2 2, ठीक है, यही हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। आप ऐसे बना के आप बताओगे फिगर, ऐसे फॉर्मूला डिराइव करोगे, और जो डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हूँ वो डिफिनीशन आप लिख दोगे बराबर। इफ वर्क इज पॉजिटिव, इफ वर्क इज पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्क पॉजिटिव कब आएगा, वर्क पॉजिटिव कब आएगा, वर्क पॉजिटिव तब आएगा जब फाइनल इनिशियल से बड़ा होगा, जब फाइनल इनिशियल से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ यहाँ पर वर्क हुआ है, हाँ यहाँ पर वर्क हुआ है, ठीक है। इफ वर्क इज निगेटिव काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, इफ वर्क इज निगेटिव काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब एक्सप्लेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड द एंगल कंडीशन ऑफ ईच। नहीं आता, बहुत रेयर है कि आपको आए, पर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ, इन केस आ जाता है तो ये ना रहा है कि अपने सर ने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो W इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ W की वैल्यू बदलती रहेगी, अगर आपकी जो थीटा की वैल्यू बदलती रहेगी, थीटा की वैल्यू इतनी है 60 हो गई तो बदल जाएगी, 80 हो गई तो बदल जाएगी, 90 हो जाएगी बदल जाएगी, 120 हो गई तो बदल गई, 180 हो गई तो बदल गई, 270, मतलब जैसे जैसे रहेगी वैसे वैसे बदलती जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 90 की वैल्यू हो गई 0, 180 की जीरो वैल्यू हो गई -1, ठीक है। तो W इक्वल टू, अरे यार समझा देता हूँ यहाँ पर, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ 3 कंडीशन है, यहाँ 3 कंडीशन है, यहाँ पर 3 कंडीशन। पहला कंडीशन अगर 0 है, कॉस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस 0, तो एफ एस कॉस वैल्यू 1 हो गई, तो W इक्वल टू एफ एस हो गया, ठीक है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। दूसरा W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो एफ एस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, W इक्वल टू क्या हो गया 0, कोई वर्क नहीं हुआ। इस फॉर्म में मतलब कि वर्क डन हुआ है, इसमें वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, W इक्वल टू एफ एस कॉस 180, ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 0 90 180 हो गया, 220 हो गया, 270 भी, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू लिखते जाओगे, आपकी W की वर्क आती जाए, W की वैल्यू आती जाएगी। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, एफ एस इंटू -1, तो हो जाएगी एफ एस, मतलब कि उल्टा हुआ है, मैं धक्का दे रहा हूँ पर वो मेरे ही तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हो गए 3 कंडीशन आपकी, ये हो गए आपके 3 कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट द डिस्ट्रॉयड। सही बात, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी यही करता है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पर इसमें एनर्जी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है ना तो उत्पादन किया जाता है, पर ये क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल में किया जाता है।
उसके मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल बहुत सारे चीज़ में, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक एनर्जी को हम उसमें निकाल देते हैं, जो उसमें मोटर में घूमता नहीं है, जो भी एक तरह का होता है। तो हम जब उसमें क्या कहते हैं थर्मोमीटर, वो क्या कहते हैं हीट वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम करंट इंजन भी आगे हायर स्टडी जाएंगे, वहाँ पढ़ने करंट इंजन वगैरह। तो वहाँ पर हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। बहुत सारे कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या करते हैं चेंज करते हैं, ना तो हम बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये बार बार ये खुल जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब कैसे बताता हूँ, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या, एक मिनट पेन खोल लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला याद रखो, इसी बेस आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल प्लस, अब इसको थोड़ा सा इसमें आप एक्सप्लेन करके बता दिया गया, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल इक्वल टू एम जी एच। एम को आप निकाल लो कॉमन, यही इसमें किया गया है, एम को निकाल लो कॉमन अगर आप करना चाहो, पर ये भी ऐसे ही है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ये होता है हमेशा कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जाएगी पर बदलेगी नहीं। इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, अगर 10 जूल है तो 10 जूल ही रहेगी, 20 जूल है तो 20 जूल, बस ये है कि फॉर्म चेंज करती रहेगी, ग्रेविटेशन में बदल जाएगी, वो टाइडल एनर्जी में बदल जाएगी, जो समुद्र में लहरें आती हैं उससे भी, उसके बाद विंड एनर्जी में बदल जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी, बहुत टाइप की एनर्जी होती है ना, वो बदलती रहेगी फॉर्म, पर क्या रहेगी कांस्टेंट। अगर 10 जूल है तो 10 ही जूल रहेगा इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, उससे ज़्यादा ना तो बदल सकती ना तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको अपने उसमें टर्म लिखना है, नहीं लिखना तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, फॉर्मूला डेराइव करा दिया हूँ, उसका मतलब क्या होता है वो देख लो। ठीक, आप कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय द लिफ्टिंग mechanism that raise 400 kg of material vertically by 30 mg 30 मीटर इन द 60 सेकेंड। इसमें क्या है, पावर का फॉर्मूला लगना है, देखो पावर इक्वल टू एम जी एच बाई टी, सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब फॉर्मूला अगर आपको दे दिया गया है, इसके बाद भी अगर नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम है। 400, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू आपको 30 दी गई है, ठीक है। अपान में आप रखोगे 60 सेकंड, इसको सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर दो, खत्म। इतनी सिंपल से। यहाँ पर मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। यहाँ पर आपकी 3 चैप्टर हो गए हैं। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद फिर मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें इसमें तो हो गया आप यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद फोर्स एंड मोशन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। इसमें 3 चैप्टर आपको कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे वाले में सर्कुलर मोशन, उसके बाद रोटेशनल मोशन, उसके बाद जो 2 चैप्टर और बचेंगे उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो वन शॉट ना बनाकर हम 3 वीडियो में ब्रेक कर दिए हैं चीजें, ठीक है। तो वहां से जाकर आप ये ना कहना कि वन शॉट कह लिया तो उसके बाद नहीं, आप भी बोर हो जाते पढ़ना पाते। ऐसे छोटा छोटा करके 1x 2x पे देखना है, पूरा वीडियो 1x पे नहीं देखना, 1.5 या 2x पे देखो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी का लाइव नहीं देखना। जो क्वेश्चन आपको कराया जाता है अगर समझ में नहीं आता तो इसका भी डिटेल में भी वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास के लिए स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन लगा के रखो, ठीक है। थैंक यू।